अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप तमाम आफात व बलियात से महफूज रह सकें। अपने हेडफोन्स लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप इस कहानी से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज की कहानियों की जानिब। दोस्तों, ये कहानी राशिद महमूद की है जो पेशे के लिहाज से एक टैक्सी ड्राइवर हैं। चलिए सुनते हैं राशिद महमूद की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम राशिद महमूद है। इस रात जो कुछ हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक, पुरअसरार और अज़ियतनाक तजुर्बा था। मैं एक आम सा टैक्सी ड्राइवर हूँ और गुज़श्ता 12 साल से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी चला रहा हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 7 महीने पहले का है। दिसंबर की सख्त सर्द रात थी और शहर पर धुंध की हल्की सी चादर तुनी हुई थी। सड़कों की रोशनियों के गिर्द सफ़ेद धुआं सा फैला हुआ था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर एक आखिरी सवारी मिल जाए तो उसके बाद घर चला जाऊंगा। मेरी बीवी ने फ़ोन करके कहा था, ज़्यादा देर ना कीजिएगा, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि बस आखिरी चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं उस वक्त माल रोड के करीब खड़ा था। ट्रैफिक कम हो चुकी थी। कभी कभार कोई गाड़ी तेजी से गुजर जाती और फिर सड़क दोबारा सुनसान हो जाती। मैंने गाड़ी का हीटर ऑन किया हुआ था और रेडियो पर मध्यम आवाज में गाना चल रहा था। अचानक रेयर व्यू मिरर में मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो धुंध में धुंधला सा नजर आ रहा था। लंबा कद, सियाह ओवरकोट और सर पर टोपी थी, लेकिन उसका चेहरा वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ से इशारा किया। मैंने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोक दी। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गैर मामूली तौर पर भारी महसूस हुई। मैंने आईने में देखने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा साए में छुपा हुआ था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है साहब? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर उसकी आवाज़ आई। आवाज़ अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो या जैसे गले में कोई जख्म हो। उसने आहिस्ता से कहा, गुलशन कॉलोनी, लेकिन पुराने कब्रिस्तान वाली सड़क से जाना। मेरे दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। वो रास्ता सुनसान और टूटा फूटा था। आम तौर पर मैं रात के वक्त इस तरफ नहीं जाता था, मगर उसके कहने के मुताबिक मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। चंद मिनट बाद मैंने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर गैर मामूली ठंड बढ़ रही है। हीटर फुल चल रहा था, फिर भी जैसे सर्दी हड्डियों में उतर रही हो। मैंने मिरर में देखा। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा था, हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और उसकी उंगलियां गैर फितरी तौर पर लंबी लग रही थीं। मैंने हिम्मत करके बात छेड़ी, आप काफ़ी देर से बाहर खड़े थे? आज काफ़ी धुंध है। लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। मैंने समझा शायद उसने सुना नहीं। फिर दोबारा पूछा, साहब, आप गुलशन कॉलोनी में किस ब्लॉक में उतरेंगे? इस बार वो आहिस्ता से बोला, जहां मैं कहूँगा वहीं रोक देना, तुम बस चलते रहो। उसके लहजे में एक अजीब सा हुक्म था, जैसे वो मुझसे नहीं, मेरे अंदर किसी और से बात कर रहा हो। हम शहर की रोशन सड़कों से निकलकर निस्बतन सुनसान इलाके में दाखिल हो गए। धुंध और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने दरख्त थे जिनकी शाखें आपस में जुड़ी हुई थीं। इस मंजर में एक वीरानी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर से हल्की सी मिट्टी की बू आ रही है। वो गीली मिट्टी की खुशबू जो बारिश के बाद कब्रिस्तान में महसूस होती है। मैंने शीशे थोड़े से नीचे किए, मगर वो बू कम ना हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मिरर में देखा तो मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई हो, मगर जैसे ही मैंने गौर किया
चेहरा फिर धुंधला गया। हम कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंच गए। वहां की स्ट्रीट लाइट्स में से आधी बुझी हुई थीं और कुछ टिमटिमा रही थीं। सड़क टूटी हुई और वीरान लग रही थी कि अचानक उसने कहा, गाड़ी रोक दो। मैंने ब्रेक लगाई। दाएं तरफ कब्रिस्तान था जिसकी दीवार जगह जगह से गिरी हुई थी और अंदर कब्रों के साए नजर आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर कहा, साहब, यहाँ तो कोई आबादी नहीं है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बाहर उतरने से पहले उसने कहा, तुम अच्छा चलाते हो, लेकिन आज तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मैंने घबराकर कहा, क्या मतलब? वो कुछ नहीं बोला और बाहर उतर गया। मैंने फौरन मीटर की तरफ देखा ताकि किराया बता सकूं, लेकिन जब दोबारा उसकी तरफ नज़र उठाई तो वो वहां मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जा रहा था, मगर सड़क खाली थी। ना कदमों की आवाज़, ना कोई साया, जैसे कोई था ही नहीं। मैं गाड़ी से उतरा। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। सर्द हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और कब्रिस्तान के अंदर से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। मैंने आवाज़ दी, साहब, किराया तो देते जाएं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गाड़ी से उतरकर चंद कदम कब्रिस्तान के टूटे हुए दरवाजे तक गया। अंदर अंधेरा था, मगर अचानक मुझे लगा जैसे अंदर से कोई मुझे देख रहा हो। मेरा दिल डूबने लगा। मैं फौरन वापस गाड़ी की तरफ पलटा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र पिछली सीट पर पड़ी। वहाँ एक पुराना 500 का नोट रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नोट उठाया तो वो गीला था, जैसे अभी ज़मीन से निकाला गया हो। अचानक मुझे पिछली सीट पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन सीट अभी भी खाली थी, मगर उस पर मिट्टी के निशानात थे, जैसे कोई अभी भी वहाँ बैठा हो। मैं गाड़ी में बैठा और उसे फौरन स्टार्ट करने लगा, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कई बार कोशिश की। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से मेरे कान के करीब सरगोशी की हो। मैंने कहा था ना, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था। मैंने ज़ोर से चीख मारी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सड़क पर कोई नहीं था। फिर अचानक कब्रिस्तान के अंदर से एक साया उभरा। वही लंबा कद, वही स्याह कोट। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे जम गया। मेरे कदम ज़मीन में धंस गए। वो दीवार के करीब पहुंचा और बग़ैर दरवाजे के सीधा दीवार के अंदर से गुजर गया। मैं अपनी आंखों पर यकीन ना कर सका। अचानक गाड़ी का हारन खुद ब खुद बजने लगा। मैं चूक कर पलटा। हारन मुसलसल बज रहा था, जैसे अंदर कोई बैठा हो। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और चाबी घुमाई। इस बार इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। मैंने पीछे देखने की हिम्मत ना की और बस पूरी रफ्तार से वहां से निकल आया। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी बंद की और कुछ देर स्टीयरिंग पर सर रखकर बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जेब में हाथ डाला तो वो 500 का नोट अब भी मौजूद था, मगर वो अब नोट नहीं था। वो एक पुराना जर्द कागज़ था जिस पर किसी का नाम और तारीख लिखी थी। नाम फहद इकबाल, तारीख 7 महीने पहले। मैं चूक गया। 7 महीने पहले भी यही तारीख थी। अगले दिन मैं दोबारा दिन की रोशनी में इसी कब्रिस्तान गया। मैंने चौकीदार से पूछा, यहाँ फहद इकबाल नामी कोई शख्स दफन है? चौकीदार ने मुझे गौर से देखा और बोला, हाँ, नौजवान लड़का था। एक रात टैक्सी के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। ड्राइवर बच गया था, वो नहीं बच सका। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने पूछा, हादसा कहाँ हुआ था? चौकीदार ने कहा, इसी सड़क पर, कब्रिस्तान वाले मोड़ पर। कहते हैं उसकी लाश रात भर वही पड़ी रही और सुबह लोगों ने देखी। मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं वहीं बैठ गया। मुझे याद आया कि 7 महीने पहले मैंने वाकई एक हादसा देखा था। एक नौजवान को टैक्सी ने टक्कर मार दी थी और मैं वहां से गुजर रहा था, मगर रुका नहीं। मैं देर से घर जा रहा था।
اس لیے میں نے خود کو تسلی دی کہ لوگ موجود ہیں، کوئی اور مدد کر دے گا۔ کیا وہ وہی تھا؟ کیا وہ مجھ سے حساب لینے آیا تھا؟ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ کئی دن تک میں گاڑی نہیں چلا سکا۔ ہر بار جب پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتا مجھے وہ سیاہ سایہ نظر آتا۔ اب بھی کبھی کبھار جب رات زیادہ سرد ہو اور دھند چھائی ہو، مجھے گاڑی کے اندر وہی مٹی کی بو محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ریئر ویو مرر میں مجھے ایک دھندلا سایہ نظر آتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ حقیقت تھی یا میرے ضمیر کا بوجھ، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس رات میری ٹیکسی میں جو سوار تھا وہ کوئی زندہ انسان نہیں تھا۔ میرا نام کامران اشرف ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور گزشتہ 15 سال سے ملک کی مختلف شاہراہوں پر ٹرک چلا رہا ہوں۔ میں نے بارش، طوفان، دھند، برف باری سب کچھ دیکھا ہے۔ حادثے بھی دیکھے، لڑائیاں بھی، اور ڈاکوؤں کی وارداتیں بھی۔ لیکن جو کچھ تقریباً 1 سال پہلے میرے ساتھ لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے پر پیش آیا، وہ آج تک میرے ذہن میں ایک زخم کی طرح تازہ ہے۔ میں نے جو دیکھا اور جو محسوس کیا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم؟ مگر پھر ایک ایسی چیز میرے پاس رہ گئی جس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب کچھ صرف میرے دماغ کا کھیل نہیں تھا۔ وہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں ایک کنٹینر لے کر لاہور سے نکلا تھا۔ سامان حساس تھا، اس لیے کمپنی نے خاص ہدایت دی تھی کہ صبح سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ میں نے مغرب کے بعد اپنا سفر شروع کیا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ٹول پلازا پار کیا، رسید لی اور ہائی وے پر گاڑی دوڑا دی۔ موٹر وے رات کے وقت عجیب سی خاموش لگتی ہے۔ دن میں جہاں گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، وہیں رات کو صرف ہوا کی سرسراہٹ اور انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی تیزی سے گزر جاتی ہے اور پھر لمبا سناٹا چھا جاتا ہے۔ رات کا تقریباً 1:30 بج رہا تھا جب میں سروس ایریا سے کچھ آگے نکلا۔ دھند ہلکی ہلکی پھیلنے لگی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک ایک سفید پٹی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی تھکا ہوا تھا، مگر خود کو جگائے رکھنے کے لیے ریڈیو پر خبریں سن رہا تھا۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں چونک گیا۔ اس ہائی وے پر پیدل کسی کا ہونا غیر معمولی بات تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اوپر سے ہلکی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے رفتار کم کی اور ذہن میں کئی سوال آئے۔ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہوگی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا ہوگا؟ میں نے ٹرک کچھ فاصلے پر روک دیا۔ دل میں ہچکچاہٹ تھی، مگر انسانیت کے ناطے میں نے کھڑکی نیچے کی اور آواز دی، بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی۔ اس کے قدموں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، حالانکہ سڑک پر کنکریاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ قریب آ کر رکی تو میں نے پہلی بار اس کا چہرہ صاف دیکھا۔ چہرہ انتہائی پیلا، آنکھیں گہری اور تھکی ہوئی، جیسے کئی دنوں سے سوئی نہ ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے آگے تک چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے آپ کی گاڑی؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے آگے تک چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے آپ کی گاڑی؟ اس نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس کہا، آگے موٹر وے کے پاس۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چڑھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، مجھے شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی، حالانکہ گاڑی کا ہیٹر چل رہا تھا۔ میں نے کنٹرول بڑھا دیا، مگر سردی کم نہ ہوئی۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلا دی۔ 6 لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ اکیلی تھیں؟ کسی کو فون نہیں کیا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کسی کو فون کیوں نہیں کیا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی آہستہ سے بولی،
फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप रुक गए। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। हम तकरीबन 5 मिनट तक चलते रहे। मैंने दोबारा पूछा, किस मोटरवे पर उतरना है आपको? वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर स्याह लग रही थीं। उसने कहा, जहां हादसा हुआ था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन सा हादसा? वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट आम नहीं थी, उसमें दर्द भी था और कोई अनजान राज भी। मैंने गर्दन झटकी और खुद को समझाया कि ये महज इत्तेफाक है। अचानक उसने कहा, बस यही रोक दें। मैंने ब्रेक लगाई। सामने सड़क का एक सुनसान हिस्सा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, ना बंदा ना बंदे की जात। मैंने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो खामोश रही। फिर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वो सड़क पर मौजूद नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैं फौरन नीचे उतरा और इर्द गिर्द देखा। मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ दूर कहीं किसी ट्रक की मुदहिम आवाज़ आ रही थी। मैंने जोर से पुकारा, बीबी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों में देखा। वहां कुछ टूटे हुए शीशे बिखरे हुए थे, जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो। अचानक मुझे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, आप देर से रुके थे। मैं घबरा कर पलटा। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी पेशानी पर खून का गहरा निशान था और आंखों के नीचे स्याह धब्बे थे। मैं चीख भी ना सका। वो बोली, अगर आप उस रात भी रुक जाते तो शायद मैं बच जाती। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंदी। 2 साल पहले जब वो हादसा हुआ था, मैं वाकई उस वक्त उस रूट पर जा रहा था। मैंने जलती हुई कार देखी थी और कुछ लोग जमा थे। मैंने रफ्तार कम नहीं की और सोचा कि पहले ही लोग मौजूद हैं, रुक कर क्या करूंगा। और मैं आगे बढ़ गया। क्या वो वही लड़की थी? मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और उसकी आवाज़ भारी हो गई। हाईवे पर हर गुजरने वाला अपनी मंजिल देखता है, कोई नहीं रुकता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक एक तेज़ रोशनी नमूदार हुई और मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोलीं तो मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थीं और इंजन चल रहा था। मैंने फौरन गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश की, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरी सांसें रुकने लगीं। फिर अचानक रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और कुछ लम्हों बाद ट्रक भी फौरन स्टार्ट हो गया। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और बस तेज़ रफ्तारी से वहां से निकल आया। इस्लामाबाद पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे फ्रंट बेम्पर पर खून के धब्बे नजर आए। मैं सन्नाटे में आ गया। वो खून ताज़ा था। मैंने फौरन पानी से धोने की कोशिश की, मगर वो निशान मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो रहे थे। अगले दिन कंपनी के गैराज में जब मैकेनिक ने ट्रक चेक किया तो उसने पूछा, भाई, आपने किसी को टक्कर तो नहीं मारी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। उसने कहा, बेम्पर पर डेंट है, जैसे किसी चीज़ से टकराया हो। मैं खामोश रहा। मैं जानता हूँ कि मैं किसी से नहीं टकराया था, मगर वो खून कहाँ से आया? वो डेंट कैसे लगा? मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने इस रात के बाद अहद किया कि अगर कभी हाईवे पर कोई मदद के लिए खड़ा नजर आए तो मैं ज़रूर रुकूंगा। मुझे नहीं मालूम वो लड़की रूह थी, मेरा ज़मीर था, या कोई और हकीकत, मगर मैं ये जानता हूँ कि इस सुनसान शाहराह पर कुछ है जो हर उस शख्स को याद दिलाता है कि इंसानियत से मुंह मोड़ने की कीमत कभी ना कभी अदा करना पड़ती है।
جی دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانیاں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کی کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔